दैट्स ग्रेट। तो आपने बताया कि आपने एंडोक्रिनोलॉजी में सेकंड फेलोशिप की आफ्टर पासिंग एफसीपीएस इन मेडिसिन। तो जी। एंडोक्रिनोलॉजी के बारे में हमारे यहाँ बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते। तो आप क्या बताते हैं एंडोक्रिनोलॉजी होती क्या है और किन बीमारियों के साथ पेशेंट आपके पास रेफर होते हैं? बिल्कुल डॉक्टर ज़ैनब, ये एंडोक्राइन एक बड़ा बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। जो जो इनके साथ अटैच नहीं हुए वो तो कहते हैं कि मेडिसिन का एक चैप्टर है, लेकिन जब हम 2-3 ईयर से इसके साथ अटैच हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। और एंडोक्राइन का कंसेप्ट ऐसे है कि जो हमारे मेडिसिन के लोग जस्ट इसको शुगर से कोरिलेट करते हैं कि ये शुगर स्पेशलिस्ट है तो वो एंडोक्राइन का लोग। लेकिन जितना स्कोप इसका रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे गायनी के साथ हमारा कोरिलेशन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर, जो आज हमने इसके ऊपर डिटेल बात भी करनी है। और इसके साथ साथ ये जो हमारे बॉडी के जितने हार्मोन हैं, जी, वो हमारी समझें बच्चा पैदा होता है और पैदा होने से लेके उसकी जो एडोलेसेंट प्यूबर्टी की स्टेजेस हैं, और उसके बाद एडल्ट लाइफ में आता है, उस दौरान जितनी भी बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं वो सारी इन हार्मोनल के थ्रू ही आती हैं। वो जी, उन हार्मोन्स की बेसिक फिजियोलॉजी और उसके अंदर की डिस्टर्बेंस को समझना, और अगर हम उसको टाइमली पिक कर पाएँ तो हम बहुत सी ऐसी काबिल इलाज मर्ज़ों से बच सकते हैं। तो इसलिए इसमें मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें अपना 3 ईयर का पूरा वर्क भी किया। तो इसमें मैं गाइड करना चाहूँगा कि जो एंडोक्राइन के लोग किन-किन मरीज़ों को डील कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जी, तो डायबिटीज़ जी, तो जी, एक बहुत सब जानते हैं, शुगर तो एक लबलबे के हार्मोन की कमी की वजह से हो रही होती है, वो सारे लोग ऑलमोस्ट जान रहे होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो अदर सिचुएशनल कह दें कि कौन-कौन सी मर्ज़ें हैं जिनको हम मोस्ट ऑफ द टाइम कोप कर रहे होते हैं। थायराइड हार्मोन है, जैसे नेक हमारा हर एक का एक थायराइड हार्मोन होता है जो बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन कर रहा होता है। उसकी कमी, ज़्यादती के साथ जितनी मर्ज़ें होती हैं, और उसका प्रेगनेंसी के साथ भी एक बड़ा रोल है। उसको भी हम काफ़ी चीज़ें उसमें हम देखनी होती हैं कि कौन-सी दवाई किस ट्राइमेस्टर में, और जो कंसीविंग इनफर्टिलिटी में भी थायराइड का बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है। और इसके साथ-साथ कुछ यंग जनरेशन, जो मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँ, जो बच्चे जब जैसे पैदा होते हैं तो उन्हें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है। पैदा होने के बाद 2 साल से ऑनवर्ड उसका ग्रोथ हार्मोन उसकी ग्रोथ कराता है। इसी जी, तरह 9 से लेकर 11-12 साल तक वो उनकी पिवटल स्टेज शुरू होती है। इन सब सिचुएशन में किसी की ग्रोथ रुकी हुई होती है, हाइट सही नहीं बढ़ रही, छोटे कद के बच्चे कह लें, और किसी की जल्दी ग्रोथ होना शुरू हो गई। मसलन कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर हैं वो 11वें-12वें साल में आने होते हैं। वो अगर 6-7 साल की उम्र में आना शुरू हो गए, वो भी एक एब्नॉर्मल है, उसको जल्दी पिक करना और प्रॉपर इलाज कर लेना, उसकी एक टोटल आइडियल हाइट को हम जो उसने गेन करनी होती है उसको रोकने से हम बचा सकते हैं। इसी जी, तरह ये तो हो गए छोटे कद के मसाइल हो गए, वेट का ज़्यादा हो जाना, और इसके जी, साथ-साथ थायराइड के मसाइल कह लें, और थायराइड के साथ-साथ ज्यों-ज्यों बच्चा ग्रो करता है, फीमेल्स में ख़ास तौर पे, जैसे आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उसमें अक्सर जी, हम देखते हैं कि चेहरे पे एक्स्ट्रा बाल्स, जिसको हम हिर्सुटिज़्म भी कहते हैं, कि मेल पैटर्न में और ख़वातीन में एक्सेसिव बहुत ज़्यादा बाल का ग्रो कर जाना, वो भी एक जी, डिज़ीज़ का हिस्सा है, डिफरेंट पार्ट ऑफ डिज़ीज़। तो उसको भी हमें इवैल्यूएट करना चाहिए। और एग्रेसिवली वेट का बढ़ना छोटे बच्चों में, और उसके साथ-साथ कुछ कह लें कि जिनको तारीख के लिहाज से भी चीज़ें होती हैं, माहवारी एक रूटीन जो इनिशियल प्यूबर्टल साइन है फीमेल्स में, अगर वो डिले होती है या होती है तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही होती, तो उसकी भी मुख्तलिफ बीमारियों का स्पेक्ट्रम है, उसको हम असेस कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके बाद का है, जो कि जिसके ऊपर आपकी माशाल्लाह की बड़ी महारत है, इनफर्टिलिटी को हम अक्सर आपका देख रहे होते हैं। काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज़ भी जी, हमने सुनी हैं, देखी हैं माशाल्लाह, कि ऐसे कपल जो औलाद के लिए तरस रहे होते हैं, अगर उनका प्रॉपर हार्मोनल वर्कअप हो जाए और उसकी वजह पता चल जाए कि किस लेवल पे मसला है, उसको हम जी, कैटेगोरिकली डिटेक्ट कर लें, वो हार्मोन से रेलेवेंट है तो हार्मोन पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकेशन के साथ करेक्ट कर लें। अगर उसका कोई आगे सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, उससे करेक्ट कर लें, या फिर जो एक प्रोसीजरल असिस्टेड टेक्निक्स हैं, उसके ज़रिए हम उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं। तो इस तरह के पेशेंट छोटी कद कह लें, थायराइड के मसाइल कह लें,
और माहवारी के मसाइल कह लें, एक्स्ट्रा चेहरे के ऊपर बाल का आना या ग्रोथ पूरी तरह ना होना, जो सेकेंडरी जी सेक्सुअल कैरेक्टर मर्द में, औरतों में सही तरह डेवलप नहीं होते, उनकी बीमारियों के लिहाज से कह लें। और कुछ में हार्मोन की कमी की वजह से कह लें कि कुछ अलामात आ रही होती हैं, मसलन कार्टिसोल लेवल्स अगर कम हो जाते हैं, बीपी बार-बार लो हो रहा होता है, उन्हें उल्टियाँ, वोमिशन हो रहे होते हैं, वो कुछ हद तक वो ऐसे पेशेंट कह लें। और कुछ लोग जो हकीम की मेडिसिन लेके जिनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं, जैसे कुशिंग सिंड्रोम के पेशेंट आ रहे होते हैं, जी चेहरे पे बिल्कुल। थोथा आई होती है, रेडनेस आई हुई होती है और ऑलमोस्ट वो एलर्जी की दवाइयाँ खा के या साँस के लिए कोई टीके लगवा के अक्सर चल फिर रहे होते हैं और उनका उठना-बैठना भी कुछ हद तक डिस्टर्ब हो रहा होता है। और कुछ मामलात हैं जैसे यंग लोगों में मिडल एज में कह लें कि पिट्यूटरी के मसाइल हैं जैसे किसी का कद अपनी रूटीन से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पिट्यूटरी में जी कुछ ट्यूमर्स हैं, अगर वो एक्स्ट्रा ग्रो कर रहे हैं, चेहरे का साइज़, हाथ-पाँव की उँगलियों का साइज़ बड़ा होता है, वो बताते हैं कि मेरी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो बहुत जल्दी से रैपिडली चेंज हो रही है और जी जैसे एक्रोमेगाली के बिल्कुल केसेस सर, होते हैं। आप आपसे इस पहले तरह से आपसे पहले जो हम इस तरह के हार्मोन पेशेंट थे वो लाहौर रेफर करते थे। थैंक यू सो मच कि आपने हाँ, बताया कि मुल्तान में भी स्पेशलिस्ट मौजूद हैं और अब आपको बिल्कुल। लाहौर जाने की या दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहावलपुर और उसके पेरिफेरी और मुल्तान और उसके पेरिफेरी से ऐसे जितने मरीज़ हैं, वो लाहौर रेफर किए जाते थे कि जी बड़े डॉक्टर के पास चले जाएँ, आपका मसला जो है वो बड़ा है। तो अब ये बड़े मसले, अच्छा, इसका मतलब है मुल्तान में बैठ के आप हल कर लेंगे। क्योंकि हाँ, ये वाक़ई इस बिल्कुल तरह के ऐसे पेशेंट जो हैं, हमारा वो ढूँढ रहे होते हैं कि आप रेलेवेंट डॉक्टर कहाँ पे है। बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर ज़ैनब मैं आपको बताऊँ कि जो आपके तवज्जुह से निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में हमारा एक एंडोक्राइन का शोबा है, वो पूरे जनूबी पंजाब में ओनली वन है। तो प्रोफ़ेसर डॉक्टर सलमा तनवीर ने एफर्ट करके उस एंडोक्राइन के शोबे को एस्टेब्लिश किया और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 7 एंडोक्राइन के ट्रेनी 5 ट्रेन आउट हो के एग्ज़िट हो चुके हैं और माशाल्लाह। 3 अभी ट्रेनिंग फ़ेज़ में हैं। तो हमारी गुड। कोशिश है कि भावलपुर जो हमारा एक कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज एक हमारा मदर कह लें कि इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे डीजी खान में भी हम एंडोक्राइन के शोबे को एस्टेब्लिश करें और जो इस तरह के मसाइल के लोग जो लाहौर कह लें, इस्लामाबाद या पेशावर और कराची इन एरियाज़ में एंडोक्राइन के काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। जी, वहाँ बिल्कुल। जाते हैं ताकि हम उनको यहीं पे ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। सही, सही। तो अब आते हैं हमारी स्पेशलिटी, जैसे कि आपको पता है इनफर्टिलिटी है, रिप्रोडक्टिव एंडोक्रिनोलॉजी, मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी में हार्मोनल इम्बैलेंस। सर इस पे कुछ रोशनी डालें कि इसका क्या रोल है? मुझे लोग बहुत कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब आप महँगे टेस्ट करवाती हैं। तो आपको हाँ, पता है हाँ। हार्मोन की सेंसिटिविटी टेस्ट तो वाक़ई महँगे होते हैं, लेकिन उसमें काज़ पता चल बिल्कुल, जाती है। तो आप क्या इस पे थोड़ा-सा एक्सप्लेन कह लें करें कि कि इनकी क्या इम्पोर्टेंस है? हमारा जो जनूबी पंजाब है, काफ़ी हद तक यहाँ पुअर कैटेगरी के लोग होते हैं। जी, लेकिन बात ये है कि अगर वो टेस्ट करवा के बीमारी को डिग आउट कर लें ना, तो वो बहुत बड़ी नेमत है। तो बिल्कुल। मेल और फीमेल में जो इनफर्टिलिटी की वजूहात हैं, काफ़ी सारी वास्ट कैटेगरी है। उस जी, फीमेल बिल्कुल। में ख़ास तौर पे जो एनओवुलेटरी साइकिल्स हैं, जैसे आप कहते हैं कि 25 से 35 दिन का एक नॉर्मल साइकिल है, उसके अंदर जो डिस्टर्बेंस है 35 से जिनके बढ़ जाते हैं, जैसे लेगोमेनोरा के साथ प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, या कुछ को साइकिल शुरू में आया, बाद में आया नहीं, सेकेंडरी एमेनोरिया के साथ आ रहे होते हैं। इनमें कुछ हार्मोनल टेस्ट परफ़ॉर्म करके डिग आउट करना होता है कि बीमारी कहाँ लाई कर रही है। क्योंकि इनफर्टिलिटी में फीमेल में ज़्यादातर ओवुलेशन का इश्यू हो रहा होता है, ओवरीज़ बिल्कुल। के मसाइल कह लें या फिर जी, मोर उसकी देन ट्यूब 80% ओव्युलेटरी डिसफंक्शन होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही जी। या फिर उसके ट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनमें कोई इश्यू हो। तो ओवुलेशन का ज़्यादातर सेगमेंट सामने आ रहा होता है। उनमें जैसे आप एलएच, एफएसएच, खास तौर पे एफएसएच जो ओवेरियन रिज़र्व को ज़ाहिर कर रहे होते हैं कुछ हार्मोन, एस्ट्रोजन है, एफएसएच है और एएमएच है। ये 3 जो मेन टेस्ट हैं, जो आप फॉलिकुलर फेज़ में आप कराते हैं, उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इनके ओवरी का रिज़र्व कैसा है और इनसे हम डिग आउट कर सकते हैं कि इस ओवरी से हम अंडे की प्रोडक्शन ले सकते हैं, आगे मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये इनिशियल फीमेल में तो आप रिप्रोडक्टिव टेस्ट फॉलिकुलर फेज में परफॉर्म करने के बाद फिर आप देखते हैं कि अगर ये टेस्ट बिल्कुल ठीक है तो फिर अब बंदा सोचता है नेक्स्ट स्टेप में इनमें क्या-क्या चेंजेस हैं? खास तौर पे जो एफएसएच है जैसे वैल्यू 10 है तो
इनिशियल डिस्टर्बिंग की तरफ जा रहा है, अगर 30 है तो फिर ओवेरियन इनसफिशिएंसी हम ऑलमोस्ट लेवल कर लेते होते हैं। इसमें खास तौर पे फीमेल में एज भी बहुत मैटर करती है। अगर 35 प्लस में है तो फिर वो एक रिप्रोडक्टिव एज बड़ी एक रिस्की हो जाती है फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने डिग आउट करना होता है कि इसका मसला ओवरी के अंदर है या कुछ ऐसी चीजें हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, लाइक मसलन प्रोलैक्टिन बड़ा होता है, जैसे ग्लैक्टोरिया के साथ कुछ मरीज प्रेजेंट कर रहे जी होते हैं बिल्कुल बिल्कुल। कि छाती से दूध आ रहा है जी हमारा, अगर प्रेग्नेंट भी नहीं है और फीडिंग भी नहीं करा रही, तो उसकी कंप्लेंट के साथ प्रेजेंट होते हैं। कुछ पेशेंट आते हैं जी हमारे चेहरे पे एक्स्ट्रा बाल हो गए हैं जी, वो मेल पैटर्न टाइप उनमें एलएच उन लेवल एरिया बढ़ा में। हुआ होता है पीसीओएस में हाँ, पेशेंट्स में। उनमें फिर हम साथ देखते हैं कि एंड्रोजन लेवल लाइक टेस्टोस्टेरोन फिर हमें देखना पड़ता है कि उनके लेवल्स तो नहीं बढ़े बिल्कुल हुए जिनकी वजह से, और फिर हम ऑन सेट ऑफ सिम्टम पे भी डिपेंड करता है। तो वो जो हिर्सुटिज्म जो एक्स्ट्रा बॉल हैं वो बहुत जल्दी से आना शुरू हो गए 6 से 8 महीने में, या फिर कह लें कि 2-3 साल से चल रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिग आउट करते हैं कि वो जो एंड्रोजन की मिकदार बढ़ रही है वो ओवरी की तरफ से है या फिर एड्रिनल की तरफ से है। उसके अकॉर्डिंग उसको भी हम डिग आउट कर रहे होते हैं। कुछ काजेज होती हैं कि जैसे प्रोलैक्टिन लेवल बढ़े हुए हों, तो उन पेशेंट्स में हम वर्कअप में देख रहे होते हैं कि ये जो प्राइमरी एमेनोरिया है या फिर प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म है या सेकेंडरी है। कुछ पिट्यूटरी काजेज भी हैं। कुछ खवातीन आप जैसे आप देखती होंगी कि यंग लेडी जो कि एनोरेक्सिक होती हैं, जो कि खुद से डाइटिंग कर रही होती है बहुत ज्यादा, जी डाइटिंग जो बिल्कुल। अपनी बीएमआई 18 से कम वाले कह लें, या कुछ एथलीट्स हैं बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, उनमें भी ये सेकेंडरी सेक्सुअल फैक्टर की ग्रोथ का मसला हो रहा होता है कि उनकी चेस्ट की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रही, और दूसरा कह लें कि उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं स्टार्ट हो रहे। उन पेशेंट में हम डिग आउट करते हैं, वो फिर कुछ हद तक फंक्शनल काजेस को भी हम देखते हैं। वो हाइपोथैलेमस के लेवल पे हार्मोन की प्रॉपर एक्सिस काम नहीं कर रही होती। और कुछ पेशेंट्स में कह लें कि ऊपर पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस के एरिया में कोई मसला हो तो फिर हम एमआरआई को भी टेस्ट करते हैं, प्रोलैक्टिन लेवल को भी देखते हैं। तो इसलिए आपकी बात बिल्कुल बजाय, पेशेंट घबरा जाता है कि जी डॉक्टर साहब ने तो ये हार्मोन्स के बड़े-बड़े टेस्ट करवा दिए। और बाज़ औक़ात जो हार्मोनल प्रोफाइल होती है इनमें रिपीट का भी कराना पड़ता है। अभी एक दफ़ा ठीक नहीं आया तो एक दफ़ा रिपीट करके देख लें, जैसे थायराइड बिल्कुल। वालों में। तो और ये ये कि बात मेल आपकी में भी बिल्कुल तो सही हार्मोनल डिस्टरबेंस हो सकती है ना, अगर उसकी रिपोर्ट में सीमन बिल्कुल, की रिपोर्ट हाँ, में कुछ वीकनेस आ रही है बिल्कुल। तो मेल में हम हम मेल की टेस्ट हाँ, कोई नहीं करवाता। हालांकि ये भी तो जरूरी है कि अगर प्रॉब्लम आ रहा है मेल की रिपोर्ट में सीमन की, तो आप आपने क्या अक्सर कहते हैं देखा टेस्ट होगा करवाने कि चाहिए हार्मोन के मेल इनफर्टिलिटी में? बिल्कुल, बिल्कुल कराना चाहिए। एक तो मेल में मैं बताना चाहूँगा कि सीमन का टेस्ट तो एक कॉमन है जो कि सोचा जाता है कि मेल फैक्टर को रूल आउट कर लें हम। अगर उसका एफएसएच नॉर्मल है, ओवुलेटरी साइकिल ठीक है, फिर हम पहले सोचते हैं कि हम इन्वेसिव ट्यूबल या दूसरे वर्कअप की बजाय पहले हम मेल फैक्टर को भी रूल आउट कर लें। तो उसमें एक तो सीमन एनालिसिस वेल एंड गुड। सबसे इम्पोर्टेंट है उसका एग्जामिनेशन, मेल के अंदर अलामात क्या हैं, उसको लॉस ऑफ लिबिडो तो नहीं है, सेक्सुअल डिजायर ही ना हो उसमें। दूसरा कि कुछ जी उसमें बाज़ बात इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है कि वो प्रॉपर इंटरकोर्स नहीं कर रहे होते जो कि रिकमेंडेड है। मियाँ बीवी का जो अज़वाजी ताल्लुक नहीं इस्तवार हो रहा होता, मेल में कोई मसला है, तो सीमन एनालिसिस बाद की बात है, हिस्ट्री पहले इम्पोर्टेंट है। अगर उस मेल में शुगर पुराना मसला चल रहा है, उसकी वजह से कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या दूसरी इम्पोर्टेंट बात एक जो हम अक्सर देखते हैं कि एक तो उनका एग्जामिनेशन भी ज़रूरी है। एब्नॉर्मल हाइट तो नहीं है, जैसे स्टेरियोटाइपिंग करा के हम देख रहे होते हैं कि क्लाइनफेल्टर के जिनकी टेस्टिकुलर बिल्कुल। रेट ऑफ होती होती है। अच्छा, कुछ यहाँ पे मैं एक बताना चाहूँगा कि वालिदैन बच्चों को प्यूबर्टी को फीमेल हो या मेल हो, उसका एग्जामिनेशन करना चाहिए, उनके ज़हन में होना चाहिए। सेक्स एजुकेशन बच्चों की करनी चाहिए कि हमारे बच्चे की ग्रोथ, हाइट कैसे बढ़ रही है, उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर की दाढ़ी मूंछें बच्चों में कैसे आएँगी, और जो प्यूबर्टी का मेल में साइन है वो टेस्टिकुलर वॉल्यूम है। उसका जी एग्जामिनेशन पे नज़र रखनी चाहिए। क्या उसके बच्चे के जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर हैं उसमें नफ्स का साइज़ है, टेस्टिस का वॉल्यूम है, ये सारी चीज़ें क्या एप्रोप्रिएट हाइट के साथ मूव कर रही हैं कि नहीं? बाज़ औक़ात अनडिसेंट टेस्टिस होते हैं और हम देखते हैं कि जी अडल्ट में जाके शर्म के मारे कोई बता नहीं रहा होता। तो जी वालिदैन बिल्कुल। को बच्चों के इस सेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन भी करनी चाहिए, उसका एग्ज़ामिन भी करना चाहिए।
और मेल में ये कॉमन काज है, कुछ बच्चों को मम्प्स निकलते हैं, उनके साथ आर्काइटिस हो जाता है, टेस्टिकुलर इन्फ्लेमेशन कह लें, इन्फेक्शन कह लें, उससे भी अगर डैमेज हो जाते हैं, टेस्टिस की वॉल्यूम कम पड़ जाता है, या फिर कुछ जी जो कैरियोटाइपिंग में बता रहे हैं जेनेटिक काजेज हैं, वो तो एग्जामिनेशन में पिक हो जाती हैं। इनमें भी जो टेस्ट आप कह रही हैं, हमें टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कराना चाहिए, जिनमें लॉस ऑफ ठीक है। लिबिडो हो और जिनके अंदर डिजायर कम हो और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के उनके फीचर भी हों, जैसे कि शेविंग फ्रीक्वेंसी कम हो मेल में, जी उसके जो एंड्रोजन के लाइक दाढ़ी मूछें प्रॉपर नहीं आई हुई, उनमें हम जी देखते हैं, एंड्रोजन लेवल करा के भी देखते हैं, और वो फास्टिंग में कराया जाता है। और उसके साथ साथ हम एफएसएच कराते हैं, मेल में भी एलएच एफएसएच बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो बड़े हुए हैं तो फिर हम टेस्टिकुलर एरिया की वजह ढूंढते हैं कि टेस्टिस में कोई मम्प्स की वजह से मसला तो नहीं हुआ। अच्छा, कुछ पेशेंट, किसी को कैंसर डायग्नोज हो जाता है टेस्टिस का, कोई गिल्टी रसोली सी आ जाती है, तो रिकमेंडेड ये होता है कि हम अगर उसका टेस्टिकुलर वॉल्यूम शुरू में ठीक है, तो कीमो या रेडियोथेरेपी कराने से पहले उसे जो है ना स्पर्म सेव कर लेने चाहिए। जैसे फीमेल में एग की हम सेफ्टी वो कराते हैं। तो इस तरह की उनकी एजुकेशन भी ज़रूरी है, और वजह भी ढूँढनी चाहिए कि बाज़ बात कुछ पेशेंट्स अल्कोहल यूज़ कर रहे होते हैं। फीमेल में, मेल में, दोनों में स्मोकिंग, अल्कोहल बहुत बड़ा फैक्टर है हाइपोगोनाडिज़्म की तरफ, और कुछ रिक्रिएशनल ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कुछ बॉडी बिल्डर मेल में ज़्यादातर कॉमन है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले रहे होते हैं, उससे भी पिट्यूटरी एक्सिस सप्रेस हो जाती है। अगर एफएसएच प्रॉपर ना हो, तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर नहीं होती और स्पर्म प्रॉपर नहीं बन रहा होता। और कुछ पेशेंट में जैसे ब्रोंकियोटेसिस के हैं, कुछ खांसी बलगम शुरू से चाइल्डहुड से चली आ रही होती है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस की केसेस हैं, बिल्कुल उनमें ऐसे। उनमें वास डेफरेंस एब्सेंट होता है। होता ये है कि उन्हें एजोस्पर्मिया होता है, टेस्टिकुलर वॉल्यूम नॉर्मल होता है, उधर से हम काउंट कराते हैं तो एजोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया मीन्स कि काउंट कम है। फिर हम उसमें असेस करते हैं कि एग्जामिनेशन करके कहीं वास डेफरेंस, ऑब्स्ट्रक्टिव काज तो नहीं है कि टेस्टिस की मूवमेंट में मसला हो, रास्ता ही नहीं है उनका। तो हम्म, सीमन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें मैं बताना चाहूँगा कि 39 मिलियन जो डब्ल्यूएचओ क्राइटेरिया है कि 39 मिलियन का स्पर्म का काउंट प्रॉपर होना ज़रूरी है, और उसमें स्पर्मेटोज़ोआ 15 मिलियन से ज़्यादा हो। अगर 15 मिलियन से कम है तो फिर हम उसे एज़ोस्पर्मिया की तरफ, ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, और ओलिगोस्पर्मिया एंड देन एज़ोस्पर्मिया। जी कोई स्पर्म नहीं आ रहा तो फिर एज़ोस्पर्मिया, वो फिर ऑब्स्ट्रक्टिव की काज़ में आ जाता है। बिल्कुल। तो मेल में भी इन फैक्टर्स का टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन कह लें, कुछ ड्रग की हिस्ट्री कह लें, और कुछ हाइपोगोनाडिज्म के जो फीचर, कुछ लोगों को ब्रेन में ट्यूमर होता है, और वो ट्यूमर जो है ना, कह लें कि ब्रेन पिट्यूटरी एक्सिस को सप्रेस कर रहा होता है, तो उससे हाइपोपिट्यूटिज्म के साथ साथ उनको भी हाइपोगोनाडिज्म के साइन आ रहे होते हैं। और कुछ लोगों को जेनेटिकली, जैसे कालमैन सिंड्रोम में हाइट ज्यादा होगी, सेंसर जी स्मेल का मसला होगा, और उनमें भी ये हाइपोगोनाडिज्म के फीचर अगर आ रहे हों, तो वो ये सारी चीजें हार्मोनल इम्बैलेंस वाली काबिल इलाज हैं। और जो जेनेटिक वाली है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट टू ट्रीट है, और उनमें भी कुछ हद तक ट्रायल अभी चल भी रहे हैं, कुछ हद तक कोशिश की जाती है कि जैसे क्लैन फिल्टर में शुरू से अगर टेस्टिकुलर बायोप्सी करके स्पर्म रिट्राइव करके सेव कर लें, क्योंकि बाद में तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरफ नहीं जाना होता उसमें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और सर ये जो यंग बच्चियां आती हैं जिनके स्टार्ट में जब पीरियड स्टार्ट हो रहे होते हैं तो इरेगुलर होते हैं, जी जी। हाइपोथर्मिक वही वही एनोवुलेटरी साइकिल चल रहे थे, हाँ लेकिन माएँ बड़ी परेशान होती हैं कि एक बार पीरियड आया है और अब ठीक से नहीं आ रहे, साल हो गया है, बच्ची को पीरियड शुरू हुए हैं, 13-14 साल की एज है। तो इस एज में आप क्या रिकमेंड करते हैं कि उनके टेस्ट करवाने चाहिए या फिर उनको प्लेसिबो की तरफ लेके जाना चाहिए कि चलो साल 6 महीने में सेट हो जाएँगे पीरियड्स? हाँ जी, बिल्कुल। ये इनिशियल जो है ना, हम कहते हैं कि ये जो इनकी पिट्यूटरी और ओवेरियन एक्सिस, जो दिमाग से कह लें कि वो मैच्योर नहीं होती, 1 से 2 साल तो इनके साइकिल में अगर थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आ रही होती है, तो हम उन्हें ऑब्जर्वेशन का कहते हैं। और उनकी न्यूट्रिशनल हेल्थ की तरफ ज़रूर जाते हैं हम, कि उनका सही। बीएमआई हम निकालें हाइट वेट के साथ, कि उनका बीएमआई अगर 18 से कम है, तो हम उन्हें कोशिश करते हैं, गाइड करते हैं कि अपनी इसकी न्यूट्रिशन बिल्ड करें, ताकि वो जो पिट्यूटरी एक्सिस से जीएनआरएच की पल्सटाइल सिक्रीशन है प्रॉपर हो, और सेकेंडरी सेक्टुअल करैक्टर और ओवुलेशन, ये जो आप कह लें कि मंथली साइकिल उनका रेगुलेशन की तरफ आ जाए। सही। पर इनिशियली हम उन्हें गाइड करते हैं कि ये एक्सेस अभी मैच्योर हो रही है,
वेट एंड सी के साथ इनिशियल शुरू किया जा सकता है, और अदर काजेस को भी हम देखना चाहिए। एनओवुलेटरी साइकिल्स के साथ आ रही हैं तो फिर हमें कोई हिर्सुटिज्म कह लें, एक्नी, ऑयली स्किन, कोई अदर फीचर भी साथ हम नोट सारे करने की देखने कोशिश हैं। करें। और गायनेकोलॉजिस्ट खास तौर पे फिर अल्ट्रासाउंड करके भी देख लेती है कि ओवरी में कुछ सिस्ट वगैरह या जी इस तरह सर। का एलिमेंट तो नहीं है, तो खास तौर पे जिनका बीएमआई ज्यादा हो। जी सर, पीसीओएस को तो हम लाजमी रूल आउट करते हैं, बीएमआई जिनका ज्यादा होता है बच्चियों का। लेकिन कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिनको अल्ट्रासाउंड पे पीसीओएस नहीं होता और उनका मून फेसिस होता है और कशिंग सिंड्रोम लाइक सिम्टम्स होते हैं, तो क्या सीरम कॉर्टिसोल लेवल डिफरेंशिएट करने के लिए, अगर हमें अल्ट्रासाउंड पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज नहीं मिलती लेकिन बच्ची का वजन बहुत ज्यादा है, 100 केजी तक है और मून फेसिस बिल्कुल। है और सिम्टम वो वाले हैं सारे, तो क्या हमें हाँ, उसके लिए सीरम कॉर्टिसोल लेवल करवा लेना चाहिए और चैलेंज बिल्कुल टेस्ट भी बिल्कुल। करवाना चाहिए? उसमें उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे एंडोक्राइन पॉइंट ऑफ व्यू से पीसीओएस के पेशेंट जब भी अपने कुछ सिम्टम के साथ हैं तो हम 3 चीजें तो मेंशन है कि आप उनको रूल आउट करें। जैसे आपने बताया ये कुशिंग सिंड्रोम अगर उसके फीचर हैं, और प्रोलैक्टिन लेवल उसका ज़रूर करवाएँ। अच्छा। माइक्रो प्रोलैक्टिन ऊपर प्रोलैक्टिनोमा पड़ा होता है, और इवन कि कुछ अगर इवन गैलेक्टोरिया नहीं भी है, मेंस्ट्रुअल सिम्पटम के साथ भी पड़ा है पेशेंट, माइक्रो प्रोलैक्टिनोमा के साथ भी कह लें कि हमें ये एनोरेक्सिया मिल रहे होते हैं। तो 3 चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ ना, कुशिंग को और प्रोलैक्टिनोमा को, और तीसरा कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया जो लेट ऑनसेट वाले होते हैं, जिनमें कह लें कि कार्टिसोल की डेफिशिएंसी एडिशन के साथ नहीं प्रेजेंट करते, वो लेट ऑनसेट वाले जस्ट एनओवुलेटरी साइकिल के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये 3 चीज़ों को अच्छा। टेक आउट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे गायनेकोलॉजिस्ट के लिए भी एक पैगाम है कि जो माशाल्लाह आप लोग पीसीओएस के पेशेंट को डील कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, जी। उनमें प्रोलैक्टिन और CH17 हाइड्रॉक्सी लेवल ज़रूर कराने चाहिए। अगर उनमें बीएमआई ज़्यादा है, कुशिंग गाइड पेशेंट्स हैं, तो फिर आप मॉर्निंग कार्टिसोल लेवल ज़रूर करें। अगर वो 2 ज़्यादा आते हैं तो फिर आप स्क्रीनिंग टेस्ट और सप्रेशन टेस्ट की तरफ जा सकते हैं। तो सर कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया या लेट ऑनसेट एड्रीनल हाइपरप्लेजिया के लिए जो बेस्ट टेस्ट है वो क्या है? क्या अल्ट्रासाउंड पे एड्रीनल ग्लैंड नजर आ जाते हैं कि हम उसका स्कैन करवा लें रेडियोलॉजिस्ट से, या फिर हम हार्मोन टेस्ट करवाएं? हाँ, हार्मोनल, इनिशियल हार्मोनल ही है, 17 हाइड्रॉक्सी लेवल। ये 17 फॉलिकुलर फेज हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन लेवल, पहले ब्लड लेवल करवा लें और उसके बाद अगर लेवल जरूरत हो तो स्कैन उसमें करवाएं। भी कट ऑफ वैल्यू हैं। अगर डायरेक्ट एक ऑथेंटिक 30 मिलीमोल से बहुत ज़्यादा है तो आप लेबल कर देते हैं। अगर 6 और 30 के दरमियान है तो फिर आप उसका फिर एसीपीएस स्टिमुलेटिंग टेस्ट के तौर पे भी उसको करते हैं। जब आप वो स्टिमुलेटरी देते हैं तो वो लेवल 2000 से बढ़ जाते हैं, तो फिर कन्फर्मेटरी की तरफ चले जाता है। 6 से बिलो है तो फिर उसको कहते हैं कि सीएएच नहीं है। फिर आप उसी एंड्रोजन बढ़े हुए हैं और एनोलोबिलिटी साइकिल्स हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कहूँगा कि सीएच वाले लोगों में ना एक हम कहते हैं कि उनमें इम्पोर्टेंट ये क्लैटोरोमेगाली या जेलिटिलिया की कुछ फीचर जो हाइपर एंड्रोजन्स की है ना, बाल्डनेस कह लें और डीपनिंग ऑफ वॉइस कह लें, विरलाइजेशन जिसे कहते हैं ना, जी जी, पीसीओ कभी विजुअलाइजेशन। जी। पीसीओ वाले पेशेंट कभी विरलाइज नहीं होते। अगर अच्छा। सीएच आप सस्पेक्ट कर सकते हैं, अगर पेशेंट विरलाइज है, फिर आप 17 हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन और इन चीज़ों की तरफ ज़रूर सोचेंगे। अगर उनकी क्लैटेरोमेगाली है, डीपनिंग ऑफ वॉइस है, बॉल्डनेस है, फिर आप सोचेंगे कि डेफिनेटली इनमें सेकंड सीएच का मसला हो सकता है। पीसीओएस सही। में कभी विरलाइज नहीं होते, वो मोस्ट ऑफ द टाइम पॉलीसिस्टिक होते हैं या हाइपर एंड्रोजेनिक सिम्पटम के साथ होते हैं, या फिर एनओबिलिटी या ओलिगोमेनोरिया के साथ होते हैं। और कुछ हद तक वो उनमें भी हार्मोनल जो एलएच-एफएसएच की रेशियो, ये स्कैन सपोर्टिव टेस्ट है, वो करा के भी देख सकते हैं पीसीओएस पॉइंट ऑफ सही। व्यू और से। सर ये जो लेट एज में मेनोपॉज के करीब खवातीन के पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, तो उसमें आप क्या हाँ, रिकमेंड करते हैं कि क्या उसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या कुछ इस तरह से? हाँ, मोस्ट ऑफ ये एक नेग्लेक्टेड पार्ट है हमारी कम्युनिटी का। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, हमने भी बिल्कुल ऐसे ही है। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है खवातीन के हमारे पाकिस्तानी पॉपुलेशन में तो ऑलमोस्ट 42-3 की रेंज में ये सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। तो कट ऑफ एज जो है ना 45 टू 50 है, और पेशेंट के शुरू में
1 ईयर तक बिल्कुल ही मेंसेस नहीं आते, फिर आप लेवल कर देते हो 45 के बाद के मेनोपॉज है। और मेनोपॉज वाले इनिशियल शॉर्टनिंग ऑफ साइकिल या फिर साइकिल में डिस्टरबेंस 1 से 2 साल आती है, उसके बाद बिल्कुल सीज हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट में ना हम जब एस्ट्रोजन प्रोटेक्शन फीमेल्स में खत्म हो जाती है ना, जब साइकिल रुक जाता है, तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस, इस्केमिक हार्ट डिजीज, एमआई, इनका रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो इन पेशेंट्स में कुछ पेशेंट हॉट फ्लैशेस के साथ भी चेहरे से, हाथ पाँव से गरम गरम यानी कि फीलिंग्स आती हैं, पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं। और इन पेशेंट में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनकी एट्रोफी होना शुरू हो जाती है, स्लफिंग ऑफ होना शुरू हो जाती है, डिस्प्रोनिया के साथ भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इन पेशेंट्स को ज़रूर पेरीमेनोपॉज़ल एज में या मेनोपॉज के साथ 1 to 2 ईयर ज़रूर इनके 5 ईयर तक रिकमेंडेड है कि आप उनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे डालें। ताकि जो है ना इनके ये जो जितने फीचर्स हैं, एस्ट्रोजन जो प्रोटेक्शन दे रही होती है वो लॉस हो चुकी होती है। तो उनको चाहिए कि आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे डालें, ताकि वो इन चीज़ों से जो बॉदरसम सिम्पटम है उनमें लो मूड का होना, एंग्जायटी, ये सारी चीज़ें बहुत हद तक बेहतर हो जाती हैं अगर हम उनको हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे डालें। तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी हमें फिर पहले डिग आउट करना होता है कि हिस्टेक्टमी तो नहीं हुई हुई पेशेंट की। अगर हिस्टेक्टमी हुई हुई है तो ओनली एस्ट्रोजन देते हैं, अगर हिस्टेक्टमी नहीं हुई हुई तो फिर यूट्रस इंटैक्ट है तो फिर ओसीपीज़ के साथ जिनके मिनिमम रिस्क हों, वो कॉम्बिनेशन देते हैं ताकि उनको अंदर डीवीटी या अदर रिस्क ना हो और वो दिल के अटैक से और जो ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों का भुरभुरापन है उनसे बचा जा सकता है उन पेशेंट। जी। जी, बिल्कुल, ये एक ऐसी चीज़ है कि हमारे यहाँ ख़वातीन जो हैं वो समझते हैं कि अब मेनोपॉज़ आ गया, पीरियड रुक गए तो बस अब अल्लाह अल्लाह करें और कोई मेडिसिन ना लें और फिर जो हाँ, नहीं, फ्रैक्चर्स बिल्कुल। जो लाइफ़ की क्वालिटी ख़राब होती है, वो फिर सारे ख़ानदान को भुगतना बिल्कुल, पड़ती है कि एक पेशेंट जब बेड-रिडन हो जाता है और उसकी हड्डियाँ हाँ, जवाब दे जाती हैं, जिस्म काम नहीं करता तो मुश्किल हो जाती है। तो अगर शुरू से ही वो अगर लो डोज़ में ले ले तो बहुत फ़ायदा है डॉक्टर के मशवरे से। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया और इन आपने इस पे पेशेंट भी को रोशनी डाली। ना असल बात ये है कि अवेयरनेस नहीं है कि ये हार्मोन हैं जो कम हो अवेयरनेस रहे नहीं हैं है। ओल्ड एज असल में में जाके और हमारे इनको रिप्लेस किया हमारे जा जो सकता है। बिल्कुल, हमारे जो कह लें कि फैमिली मेंबर्स हैं या मुआशरा है, वो कहते हैं जी बुढ़ापा आ गया है, ये अब टेंशन लेती है, ये ज़हनी दबाव का शिकार है। जी, वो उसको बिल्कुल। एंग्ज़ायटी की तरफ लेबल करके उसकी जो इस एज की हेल्थ है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। और यही बिल्कुल, पेशेंट फिर आप देखते होंगे कि हेड ऑफ फीमर फ्रैक्चर के साथ या फिर स्पाइनल फ्रैक्चर के साथ प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, ये वर्टिब्रेस के होते हैं बिल्कुल और उनकी और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती जी और है। आपके कार्डियक एक्सपीरियंस डिज़ीज़ में के साथ होगा भी। आपने काफ़ी सारे पेशेंट कोई पोस्ट मेनोपॉज़ल सिम्पटम के साथ आए हों और आपने मेडिसिन दी और आपका फीडबैक भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है जी, बिल्कुल कि सर, मैंने किस तरह पेशेंट्स का को दी क्वालिटी ऑफ मेडिसिन लाइफ क्योंकि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर बहुत आ रहा है यंग पेशेंट्स में। तो इस यंग तरह के पेशेंट पेशेंट को तो बिल्कुल लाज़मी हम देते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जो यंग पेशेंट हैं 38-40 की एज में और हाँ, बिल्कुल। जो है दूसरा हाँ, ये तो कि वो अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है, ख़वातीन आती हैं हमारे पास इस प्रॉब्लम के साथ और हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी आ गई है। तो अभी काफ़ी हद तक सोशल मीडिया जब जी, से थोड़ा एडवांस हुआ है ना, लोग साइन सिम्पटम का सुन के अपने मालिज से ज़रूर कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं। जी। तो मैं सर आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, आपने बहुत सारे सवालों के अच्छे जवाब दिए। अब मैं लास्ट में आपका एक ऑडियंस के लिए मैसेज लेना चाहूँगी। हमारी जितनी फ़ेसबुक और यूट्यूब की ऑडियंस आपको देख रही है, उनके लिए बीइंग एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, एक तो मैं कहूँगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, हमारे पेरेंटिंग में एक शामिल होनी चाहिए। बच्चों की हेल्थ सेक्स एजुकेशन हम करें। जी, उनकी डेवलपमेंटल फेज़ को ऑब्ज़र्व करें। बच्चा जब 5, 6, 7 साल की उम्र में 8 से 12 साल की उम्र में मेल हो या फीमेल हो, उसके अंदर जो चेंजेज़ आती हैं, उनको ऑब्ज़र्व करें। अच्छा, उस दौरान उनके सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर को वालिदैन देखें, ऑब्ज़र्व करें। उनमें कोई नॉर्मल से एब्नॉर्मल फ़ील होता है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। कोई बच्चा एब्नॉर्मली जिनकी हाइट बढ़ रही है या कोई ग्रोथ नहीं कर रहा,
वही एक डिग अप टाइम है कि वो अगर आप अपने मालिक के पास चले जाएं तो वो डिटेक्ट कर लेंगे कि उसकी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही, ग्रोथ हार्मोन की कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर वो पूरी हो गई तो एक पूरी हाइट अटेन करें। जैसे हमारे कह लें कि सोशल माशरे में एक स्टिग्मा है छोटी कद, तो जी अगर बिल्कुल किसी बच्चे को प्रॉपर तशखीस हो के उसकी हाइट हमने बढ़ा दी, कह लें कि वो पूरी लाइफ के लिए हमारा एक कह लें कि उसके लिए भी बड़ा इफेक्टिव होगा, वालिदैन के लिए भी इफेक्टिव होगा। बिल्कुल सर। सेकेंडली और लोग जो है ना, आजकल ऐड आए होते हैं कि छोटे कद को बड़ा कीजिए, और लोग उन एड्स के पीछे अखबारों में और फेसबुक पे हाँ, कई लाखों रुपए जाया कर देते हैं, कद फिर भी बड़ा नहीं होता। तो इसका मतलब है बिल्कुल। जिसने अब कद देखें का इशू है, जिस बच्ची को या बच्चे को, उसको आपके पास रेफर करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल उस लिहाज से, लेकिन वो भी एक एज लिमिट है। उस मसलन अब किसी की 21-22 साल उम्र हो गई है और वो फिर तो जेनेटिकली एपिफिजियल क्लोज हो गए, उस वक्त तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा था कि जो 9 से लेके 15-16 साल की उम्र है, उसमें वालिदैन अपने बच्चों की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके ऊपर ज़रूर सोचें, करें डिस्कशन। और सेकेंडली जो पेशेंट जिनके चेहरे पे सेसिज बाल आ रहे हैं या फिर जिनकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, वो इनिशियली कम से कम गायनेकोलॉजिस्ट से या फिर अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से ज़रूर एक दफ़ा असेस करें, अपनी वजह ज़रूर सर्च आउट करें कि वो क्यों है। और जो कंसीविंग जो इनफर्टिलिटी का है कि ये एंडोक्राइन और गायनी के लोग मिल के, और मैं मिलकर कहता हूँ कि जॉइंटली काम, काफ़ी सारे जॉइंट, लोग हाँ, बिल्कुल जॉब भी काम करके रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के ज़रिए और इनिशियली वर्कअप पॉइंट ऑफ व्यू डिग आउट करके, वजह ढूँढ के, उसके कारण अगर एक फाइनल नतीजे पे पहुँच के काफ़ी सारे लोगों के घरों को वो खुशियाँ दे सकते हैं, एंडोक्राइन और ऑब्स्टेट्रिशियन आपस में मिलके, कि हम उसको एक बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, ये बहुत अच्छी आपने बात की। और वाकई ये मिलकर अगर काम किया जाए, एक कोलैबोरेशन में काम किया जाए और आपस में केस इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड हैं डिस्कस कर लिए जाएं, बिल्कुल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट मिल बैठ के डिस्कस कर लें, एज अ पैनल वो काम कर लें, तो इससे भी बहुत फायदा होता है। और मैंने देखा कि बहुत से हमारे आईवीएफ सेंटर, जो रिप्रोडक्टिव सेंटर है, वहाँ पे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एज अ विजिटिंग फिजिशियन आते हैं और काम करते हैं। बिल्कुल आते हैं, यहाँ करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। और आखिर में ये बताएं कि आप प्रैक्टिस कहाँ करते हैं, ताकि पेशेंट अगर हमने आपके पास रेफर करने हैं, या जो ऑडियंस आपको देख रही है उनको कोई प्रॉब्लम है, अपनी टाइमिंग भी बताएं, अपना बिल्कुल एड्रेस भी बताएं। हाँ, बिल्कुल जी। मॉर्निंग टाइम में तो निस्तर 2 में हमारा एक मेडिकल डिपार्टमेंट है, वहाँ पे पेशेंट विजिट कर सकते हैं। और इवनिंग में अली मेडिकल कॉम्प्लेक्स है चुंगी नंबर 1 पे, चनाब और साउथ पंजाब हॉस्पिटल के सामने। वहाँ पे 3 टू 8 हम प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ पे आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर में 0332 0270 600 अपॉइंटमेंट नंबर है। ये आप डे टाइम में 10 से 12 के दरमियान अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर कुछ लोग निश्तर विजिट करना चाहते हैं तो निश्तर 2 हम मॉर्निंग 8 टू 2 अवेलेबल होते हैं। ठीक है सर, आपका नंबर हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे, अपॉइंटमेंट के लिए जो नंबर है, ताकि जो है जो हाँ लोग जी, आपसे कंसल्ट करना वो चाहते हैं उनको मुश्किल ना हो। 03,000 0270 600 ये जी अपॉइंटमेंट है। ये 9 से 12 बजे तक पेशेंट के लिए ओपन होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर, इसको हम मेंशन कर देते हैं डिस्क्रिप्शन में भी। और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम चाहेंगे कि आप हमें टाइम दें और कुछ और टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करें। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपके नेक्स्ट वैल्यूएबल मीटिंग टाइम हम का, मैं थैंक यू कहूँगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ये जो थायराइड और प्रेगनेंसी है इसके ऊपर काफी सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, जी प्लान बिल्कुल आउट करेंगे। बिल्कुल, असल में हमारा ये होता है कि 40 मिनट का सेशन होता है, तो सेशन लंबा हो हाँ जाए तो जी। लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए हम इसको नेक्स्ट पे रख लेते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में। इंशाल्लाह मैं जब भी वही कह आपके रहा पास था टाइम हो तो हम इस टॉपिक को, प्रेगनेंसी को अलग से डिस्कस करेंगे, प्रेगनेंसी और हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो अल्लाह हाफिज, मच। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। काफी अल्लाह हाफिज।